8. मुंबई क्राइम ब्रांच के इंटरोगेशन रूम में सूरज ने पहले कई मंझे हुए क्रिमिनल्स, चोर उचक्कों और गुंडों का मुंह खुलवा दिया था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके सामने आज एक होने वाला घायल विधायक और एक औरत बैठे हुए थे, किरोड़ीमल और सरिता। दोनों ही के चेहरों पर किसी तरह की शिकन नहीं थी। क्या बात है, तुम दोनों ने जो घिनौना अपराध किया है उसके लिए तुम्हारे चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं। मेरा बस चलता तो मैं इसके लिए तुम दोनों को गोली मार देता। मिस्टर कुमार, तुम भूल रहे हो कि तुम जनता के एक नौकर और होने वाले विधायक से बात कर रहे हो। ये याद रखो कि कल का नक्शा कभी भी बदल सकता है। हमें इस तरह इंटरोगेशन रूम में लाकर हमारी बेइज्जती करने का अंजाम जानते हो तुम? इज्जत? तुम जैसे घिनौने क्रिमिनल्स की क्या इज्जत? तुम अपनी ताकत के दम पर जितना आज उछलना चाहो उछल लो, लेकिन सेठ, जब हम तुम्हें सच बताएंगे तो तुम्हारी फट जाएगी। हम जान चुके हैं कि रंजिनी ही राज है ना? क्यों सेठ जी? आखिर किस बात के लिए आप हमें दोषी करार दे रहे हैं? तभी इंटरोगेशन रूम में ही बैठी वर्षा उठ खड़ी हुई और सारिका के पास आकर उसने कहा, क्योंकि तुम दोनों दोषी हो, रजनी यानी कि राज और मोहित कुमार के खून के। वर्षा की बात सुनकर किरोड़ीमल और सरिता भौचक्के होकर एक दूसरे को चुपचाप ताकते रहे। कुछ 1 मिनट बाद किरोड़ीमल चीख पड़ा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ? क्या सबूत है आपके पास कि आप हमें दोषी ठहरा रहे हैं? कौन रंजनी? हमारे बेटे राज को ढूंढने के बजाय आप ये मनगढ़ंत दोष हम पर डाल रहे हैं। सरिता जी, इससे पहले कि हम सरिता जी से सरिता पे आ जाएं, आप हमें सच बताएंगी या हम बताएं? नहीं तो ठीक है, हम आपकी याददाश्त रिफ्रेश कर देते हैं। ये कहानी शुरू होती है सरिता और प्रवेश के साथ। सेठ जी, क्या आप जानते हैं कि सरिता का अफेयर आपके भाई प्रवेश के साथ चल रहा था? क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूं? इतना ताज्जुब किस बात का किरोड़ीमल? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिस औरत की हवस में तुमने अपनी पहली पत्नी अंकिता देवी को छोड़ा और जान से भी मार दिया, उसी औरत ने तुम्हें भी धोखा दिया है। क्या? अंकिता? जी हाँ, किरोड़ीमल ने अंकिता का खून कर दिया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। क्या सबूत है कि सरिता मुझे धोखा दे रही है? भूरन की आवाज सुनकर सरिता चौंक गई। क्यों सरिता, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं तो तुम्हें इस लीचड़ सेठ की चंगुल से निकालकर सऊदी में एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन तुमने पैसे और जायदाद के लिए, ऐशोआराम के लिए मुझे ही नहीं बल्कि सेठ को रास्ते से हटाने के लिए उसके भाई परवेश के साथ सोने लगी। अब आता है सरिता के प्लान का मास्टर स्ट्रोक। तुम जानती थी कि किरोड़ीमल को हमेशा एक बेटा चाहिए था, लेकिन उसे किस्मत से एक बेटी हुई, रंजिनी। अंकिता की लाख गुहार लगाने के बाद किरोड़ीमल ने बच्चे को पैदा होते ही जान से नहीं मारा, लेकिन उसे एक लड़के की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन ये कब तक चलता? उम्र के साथ जाहिर होने लगा था कि रंजिनी को अब छुपाया नहीं जा सकता था। जैसे ही सरिता ने सूरज की बात सुनी, वो गुस्से से चीखने लगी। हाँ, मैंने कहा था इससे, रागिनी को मार डालने के लिए। मैं चाहती थी कि मैं और सेठ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैं नहीं चाहती थी कि वो जिंदगी अंकिता या उसकी बच्ची के साथ वो कभी बांटे। बाईपास पर आए दिन अलग अलग मर्दों को अपने जिस्म बेचना क्या होता है तुम क्या जानो? सेठ मेरे पास आया और मुझे लगा कि कुछ ही वक्त में उसे मेरी आदत हो गई थी। मैंने सोचा कि भूरन जैसे नक्कारा के साथ तिल तिल मरने से अच्छा है कि मैं क्यों ना ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। जब सेठ ने मुझसे शादी करने की बात की, तभी मैंने ठान लिया था उसके घर में घुसकर सब कुछ अपने नाम कर लूंगी। लेकिन ये काम मैं अकेले कैसे करती, इसीलिए मैंने उस बेवकूफ प्रवेश को अपने जिस्म के जाल में फांस लिया। मैंने उसे सेठ को मारकर उसकी जायदाद हथियाने का लालच देकर
उससे पहले रंजनी का खून करवाया। ये सुनकर किरोड़ीमल सरिता पर टूट पड़ा। क्या? 2 पैसे की धंधा करने वाली तू मुझे ही मारने चली थी? सूरज ने यह देखकर किरोड़ीमल को रोका और उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया। तू कौन सा दूध का धुला है? तेरा भी चिट्ठा आज ही खुलेगा। प्रवेश किसी काम का ही नहीं था। उस शाम रंजनी को मारने के बाद वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। सरिता, सरिता, बोलो, काम हो गया? बच्ची को तो मारकर मैंने दफना दिया, लेकिन लेकिन क्या? न जाने एक आदमी वहाँ कैमरा लेकर कहाँ से पहुँच गया। तो? कुछ नहीं, मैं वहाँ से भाग आया। अबे बेवकूफ, अगर उस आदमी को कोई सुराग वहाँ मिल गया तो हम सबका खेल खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ। प्रवेश और मैं वापस कलावंतिन पहुंचे, जहां हमने उस लड़के को टेंट के इर्द गिर्द घूमते कुछ ढूंढते हुए देखा। मौका मिलते ही प्रवेश ने उसे मार गिराया और हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश को वहीं दफना दिया जहां रंजनी को भी दफनाया था। तहखाने में जो बच्ची के कपड़ों पे डीएनए सैंपल मिला था, वहां मिली लाश से 100% मैच करते हैं। इस तरह तुमने अपने फायदे के लिए कईयों की जान लेना ठीक समझा ना? तुम्हें तो औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है सरिता। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि रजनी, एक छोटी सी बच्ची का कत्ल सिर्फ इसलिए तुमने करवा दिया क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए थे। ओ मैडम, तुम खुशकिस्मत हो कि रोज तुम्हें नोचने एक के बाद एक मर्द नहीं आते। तुम खुश नसीब हो कि जिंदा रहने के लिए तुम्हें अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ता। लोगों की गंदी गंदी गालियां खाते खाते मेरा जमीर मर चुका है मैडम। तिल तिल करके मैंने अपने आप को कई बार मारा है। मुझे एक मौका मिला अपनी तकदीर को अपने ही हाथों से बदलने का, सो मैंने किया। और क्या तुम्हारी तकदीर बदली? लेकिन सेठ, इन सब में तुम्हारी भी तो स्टोरी है। तुम अंकिता को क्यों मारना चाहते थे? उससे मुझे बेटा नहीं हो रहा था। सरिता के साथ रहने के लिए मुझे उसे रास्ते से हटाना ही पड़ता, ताकि मैं रंजनी को भी अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकूं। सरिता से जो बेटा मुझे होता, वही मेरी जायदाद का वारिस होता। अरे बेवकूफ, इसकी गारंटी क्या है कि तुम्हें सरिता से बेटा ही होता? अंकिता को तुम तलाक भी दे सकते थे। उसे जान से क्यों मारा? उसने मुझे छोड़ने से सख्त मना कर दिया था। उसके जीते जी मैं रंजनी को हाथ तक नहीं लगा सकता था। इसलिए सरिता को पाने के लिए मैंने उसे मार दिया। यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में भी तुम जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो लड़का लड़की में फर्क करते हैं। तुमने बेटा पाने के लालच में अपने ही खून का खून कर डाला, लेकिन तुम जैसे लोगों को अफसोस नहीं होता। तुम्हें तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सरिता, सेठ किरोड़ीमल, तुम दोनों को कत्ल और अपनी बेटी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। तुम दोषी हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें उम्र कैद नहीं, फांसी मिले। सच के खुलासे ने ज़ेन, सूरज और वर्षा तीनों को गहरी सोच में डाल दिया था। होटल की बालकनी में बैठकर तीनों विस्की पी रहे थे, जो उनका दर्द कम नहीं कर पा रही थी। बेचारी रंजनी, इन लालची भेड़ियों ने उसको भी नहीं छोड़ा। क्या गलती थी मोहित की? बस यही कि वो उस दिन गलत जगह पे गलत वक्त पर था। मैं हमेशा कहता हूं, वक्त और हालात के चलते किसी भी इंसान को अपराधी बनने में देर नहीं लगती। नहीं ज़ेन, वक्त और हालात का बहाना देकर हम क्रिमिनल माइंडसेट को हमेशा इस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये एक घिनौना अपराध था जिसमें सरिता उतनी ही दोषी है जितना कि किरोड़ीमल और प्रवेश। सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और लालच थे, जिसमें मोहित कुमार, रजनी और अंकिता देवी की जान ले ली। इन जैसे लोगों को कोई रिमॉर्स नहीं होता। मैंने कभी तुम दोनों को बताया नहीं, लेकिन मेरे नाइटमेयर्स का कारण भी यही है। बचपन से लेकर आज तक एक लड़की होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझसे हमेशा सौतेला व्यवहार किया। जब आपके अपने ही आपको अबैंडन कर देते हैं तो उसका दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। और आज की दुनिया में वो हर कोई इंसान दोषी है जो इस तरह के दकियानूसी चीजों में यकीन रखता है। वर्षा ने अपनी बात खत्म की ही थी कि सूरज का फोन बज उठा।
लाइन पर डीजीपी थे। सूरज, कांग्रेट्स ऑन द अरेस्ट। वेल डन। स्कम लाइक किरोड़ी मल शुड नॉट बी इन पावर। उसकी पार्टी ने उसे हमेशा के लिए बैन कर दिया है। कांग्रेचुलेट जैन एंड वर्षा फॉर मी। थैंक यू सर। क्या पता था कि एक व्लॉगर की गुमशुदगी का केस हमें एक डबल मर्डर केस पर ला खड़ा करेगा। हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है सूरज। वी हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग, और इसीलिए मैंने तुम्हें पर्सनली चूज किया था। सूरज के फोन रखते ही जैन के फोन पर एक मैसेज आया। मुझे कोई अगले 1 हफ्ते में मार डालेगा। कैन आई इंटरेस्ट यू इन माई ओन मर्डर इन्वेस्टिगेशन?